प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ये कहाँ पे होता है? It is the outermost covering in animal cell but lies beneath the cell wall in plant cell, fungal hyphae and bacterial cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में सबसे बाहर वाली लेयर है, कवरिंग है, लेकिन प्लांट्स में ये सेल वॉल के नीचे होती है। इसी तरह फंगल हाइफी में या बैक्टीरियल सेल में ये सेल वॉल के नीचे है। स्ट्रक्चरल फीचर्स इसकी क्या है? इट इज थिन एंड सेमी परमिएबल, काफी थिन होता है ताकि इसमें से मटेरियल आसानी से पास हो सके, और सेमी परमिएबल है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स को ये पास होने देता है और कुछ को रोक देता है। नॉर्मली जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें से पास नहीं होते। थिकनेस इसकी 7 नैनोमीटर है। केमिकल कंपोजिशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ 60 to 80% proteins, 20 to 40% lipids and about 3% carbohydrates। तो ये तीन मेन किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। यहाँ पे आप देखें ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, और इसके साथ साथ यहाँ ऊपर पे जगह जगह कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच होते हैं लिपिड्स के साथ या प्रोटीन्स के साथ। ये आगे हम पढ़ेंगे, उनका रोल पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए। वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? सबसे पहले गॉटर्ड और ग्रेंडल ने 1925 में एक कॉन्सेप्ट दिया। They said that plasma membrane is made of 2 lipid layers only। उनका कहना यह था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ 2 लिपिड लेयर्स हैं, एक ये लिपिड लेयर है, दूसरी ये है। ये असल में ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। फिर जेफ डैनियल और डेवसन ने 1935 में इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। They thought that lipid bilayer was covered with protein layers and had protein pores। उनका कहना यह था कि ये जो लिपिड की 2 लेयर्स हैं, तो इसके ऊपर और नीचे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लेयर्स बनाते हैं, यानी प्रोटीन्स जो है वो लेयर्स की सूरत में मौजूद हैं इन 2 लिपिड लेयर्स पे, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ। इस किस्म के स्ट्रक्चर को रॉबर्टसन ने 1955 में यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दिया। उसने इसको यूनिट मेम्ब्रेन कहा। नंबर 4। अब फोर्थ कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट था, इन 1972 सिंगर एंड निकलसन एस्टैब्लिश्ड द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंगर और निकलसन ने 1972 में एक कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉन्सेप्ट को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 2 लिपिड लेयर्स नॉट सैंडविच्ड बिटवीन द 2 प्रोटीन लेयर्स। इस कॉन्सेप्ट में सिंगर और निकलसन ने यह कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 लिपिड लेयर्स से बना है, लेकिन जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूअस लेयर्स नहीं बनाते, जिस तरह के पिछले कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपको बताया था मैंने। डैनियल और डेवसन ने ये कहा था कि 2 कंसेक्टिव लेयर्स बनेंगी प्रोटीन्स की इन 2 लिपिड बायलेयर्स पे। तो सिंगर और निकलसन ने कहा कि अगरचे ये लिपिड बायलेयर तो है, लेकिन प्रोटीन्स इसके ऊपर जो है वो इस तरह कंसेक्टिव लेयर्स नहीं बनाते, इस तरह अरेंज नहीं होते, बल्कि कैसे अरेंज होते हैं? द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द लिपिड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लोब्स फ्लोटिंग इन द सी। उनका कहना यह था
कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये जगह जगह इस तरह धंसे हुए हैं लिपिड बाइलेयर में। जिस तरह के आप छोटी छोटी बॉल्स जो है वो आप सी में छोड़ दें तो वो सी में इस तरह फ्लोट करती हैं सी सरफेस पे। अच्छा, अब ये जो नाम दिया था इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो फ्लूइड इसलिए इसको कहा गया क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर है ये साइडवेज इस तरह थोड़ा सा मूव कर सकती है, यानी बिल्कुल ही सख्त नहीं है, रिजिड नहीं है। मोज़ेक हम कहते हैं एक ऐसे पैटर्न को जिसमें कि छोटे छोटे टुकड़े जो है वो मिला के एक बड़ा पीस बनाया जाता है ना। तो इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की वजह से इनकी यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट की वजह से इसको ये नाम दिया गया मोज़ेक। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इस कॉन्सेप्ट का नाम था जो कि सिंगर और निकलसन ने दिया था। अब इसमें जो कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उन कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इन कंपोनेंट्स का क्या रोल है। सबसे पहले प्रोटीन का रोल देखते हैं, रोल ऑफ प्रोटीन्स। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स डू नॉट फॉर्म कंसेक्टिव शीट्स but are present as globs floating in the sea of the lipid molecules। ये इससे पहले आपको बताया मैंने कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्लू कलर की, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो ब्रिक रेड कलर का ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, फॉस्फोलिपिड। तो आप देखें कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जगह जगह रैंडमली इस तरह मौजूद हैं लिपिड बाइलेयर में। अच्छा, अब ये जो प्रोटीन्स हैं इसकी कितनी टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म के प्रोटीन्स हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ये देखें, ये इंट्रिंसिक हैं, ये कंप्लीटली यहाँ पे लिपिड बाइलेयर के अंदर ये छुपे हुए हैं, धंसे हुए हैं। ये एक्सट्रिंसिक जो कि जो लिपिड बाइलेयर है उसकी एक साइड पे ये मौजूद है, यानी ये बाहर की तरफ होते हैं, ये नजर आते हैं। अब जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं इनका ये कौन से हैं और इनका क्या रोल है? दीज प्रोटीन्स एक्सटेंड कंप्लीटली थ्रू द डबल लेयर ऑफ लिपिड्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर। ये देखें, ये एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है या इंटेग्रल प्रोटीन है और ये पूरी तरह से इसमें लिपिड बाइलेयर के अंदर ये धंसा हुआ है या छुपा हुआ है। इनके फंक्शंस क्या हैं? अब इनके फंक्शंस देखते हैं। नंबर वन, दे एक्ट एज चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स हैं? विच फॉर्म पोर्स दैट अलाउ सब्सटेंसेस टू डिफ्यूज थ्रू। यहाँ पे देखें इस डायग्राम में ये लिपिड बाइलेयर है, ये इसमें एक चैनल प्रोटीन है। इस चैनल प्रोटीन में एक रास्ता बना होता है और मॉलिक्यूल जो हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए यहाँ से पास हो सकते हैं। अच्छा, बी, सम एक्ट एज कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं? यहाँ पे देखें आप, ये दूसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल और ये कैरियर प्रोटीन है। ये क्या करते हैं? कैरियर प्रोटीन्स बाइंड टू द सब्सटेंस बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड चेंज शेप टू मूव इट अक्रॉस। यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल जब कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है तो ये कैरियर प्रोटीन अपनी शेप चेंज कर देता है इस तरह कि उस मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पे रिलीज कर सके। इनको हम परमिएजेस भी कहते हैं। दे मेक द मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी they select materials according to the cell's need. For example, if glucose concentration inside the cell is proper, no more glucose can enter the cell. तो जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरी साइड पे ये ट्रांसफर करते हैं, और ये असल में मेम्ब्रेन
को सिलेक्टिवली परमिएबल बनाते हैं, यानी सेल के अंदर जिन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होगी तो वो इन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू वो एंटर होते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं है तो वो फिर कैरियर प्रोटीन के थ्रू एंटर नहीं हो सकता। यही कैरियर प्रोटीन्स हैं जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं, यानी ये प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी यूज़ नहीं होती लेकिन डिफ्यूजन होती है सिंपली इन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू वो मॉलिक्यूल पास हो जाता है। एक ये सिंपल डिफ्यूजन है जिसमें कि मॉलिक्यूल जो हैं वो सीधा जाते हैं इस पोर में। एक ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है जिसमें कि एक मॉलिक्यूल जब एंटर होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल में या कैरियर प्रोटीन में, तो कैरियर प्रोटीन जो है वो अपनी शेप चेंज कर देता है और फिर उसको जगह देता है मॉलिक्यूल को, उसको आगे पास कर देता है। C. Some act as enzymes. For example, adenylate cyclase, which converts ATP to cyclic AMP. अब ये जो एडेनिलाइलेट साइक्लेज है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक एंजाइम है। This enzyme is found in cell membranes that catalyzes the conversion of adenosine triphosphate to cyclic adenosine monophosphate. अब ये प्रोसेस होता ये है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें एक प्रोटीन यहाँ मौजूद है, इसको हम जी प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन रिसीव करता है किसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को, मिसाल के तौर पे कोई हार्मोन मॉलिक्यूल है। ये हार्मोन मॉलिक्यूल जब इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये प्रोटीन जो है एक और प्रोटीन को स्टिमुलेट करता है जिसको हम जी प्रोटीन कहते हैं। ये जी प्रोटीन जो है इसके पास ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ये स्टिमुलेट करता है एक तीसरे प्रोटीन को। ये प्रोटीन वो एंजाइम एडेनिलाइट या एडेनिलाइल साइक्लेज है। फिर ये जो एडेनिलाइट साइक्लेज है ये उस जीटीपी के थ्रू एटीपी को कन्वर्ट करता है एएमपी में, CAMP साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर ये जो CAMP है हम कहते हैं कि ये सेकंड मैसेंजर का काम करता है, क्योंकि ये जो फर्स्ट मैसेंजर है वो डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकता ताकि इसको वो स्टिमुलेट करे। तो इसके थ्रू पहले ये एडेनिलाइलेट जो है वो CAMP बनाएगा ATP से, उसके बाद ये CAMP जो है एक और प्रोटीन यहाँ काइनेज A लिखा हुआ है उसको स्टिमुलेट करेगा और ये फिर जाके किसी भी सेलुलर रिस्पांस को ट्रिगर करता है या स्टिमुलेट करता है। मिसाल के तौर पे जीन एक्सप्रेशन होगी या मेटाबॉलिज्म है मुख्तलिफ केमिकल्स की, उसको ये स्टिमुलेट करेगा। तो ये थे फंक्शंस इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स पे। दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड बायलेयर। जैसे आपको पहले बताया मैंने कि लिपिड बायलेयर की सरफेस पे ये होते हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं? अच्छा, ए, these act as receptor molecules to receive signals from other cells or specific molecules। तो एक तो इनका काम ये है कि ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं, चाहे वो हार्मोन्स हैं चाहे वो एंटीबॉडीज हैं, इस किस्म की। अच्छा, दूसरा बी, एक्ट एज एंटीजेंस दैट इनेबल सेल्स टू रिकॉग्नाइज अदर सेल्स। उसके अलावा ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं कई इनमें से वो एंटीजेंस का काम करते हैं जिनकी वजह से जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं वो मखसूस सेल्स को पहचानते हैं। हर सेल के अपने स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं और हर दूसरा सेल उन स्पेसिफिक एंटीजेंस की वजह से उसको पहचान लेता है। रोल ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स, there are two types of lipids present in eukaryotic membrane। दो किस्म के लिपिड्स होते हैं। एक तो मेन लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिपिड बायलेयर बनाते हैं, ये होते हैं phospholipid molecules। तो A, phospholipids, these form the basic structure of the membrane arranged in a lipid
बाय लेयर। देखें ये एक लेयर है ये, और ये दूसरी लेयर है इन मॉलिक्यूल्स की, तो इसको हम फिर इसीलिए बाय लेयर कहते हैं, यानी दो लेयर्स। दे आर एम्फीपैथिक, मीन्स दे हैव बोथ अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड अ हाइड्रोफोबिक टेल। ये इसमें अगर आप देखें हर फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के दो हिस्से हैं, एक ये गोल हेड है, ये बाहर की तरफ होता है, और एक ये टेल है, ये मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होती है। तो इस किस्म के मॉलिक्यूल को, जिसमें जो दोनों किस्म के फीचर्स हैं, यानी हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है, इसको हम कहते हैं एम्फीपैथिक। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर अट्रैक्टिंग, यानी ये वाटर से नहीं डरते, और जो हाइड्रोफोबिक है दैट इज़ वाटर रिपेलिंग, ये वाटर से डरते हैं, इसलिए अंदर की तरफ ऐसे धंसे होते हैं। The lipid bilayer makes the membrane differentially permeable barrier that allows the transport of non-polar materials across it and prevents ionic materials. ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये मेम्ब्रेन को क्या बनाते हैं? डिफरेंशियली परमिएबल। डिफरेंशियली परमिएबल का मतलब ये है कि ये जो सिर्फ जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलाउ करते हैं, क्योंकि ये लिपिड्स जो हैं ये खुद नॉन पोलर हैं, जबकि पोलर मॉलिक्यूल्स या आयंस जो हैं वो इसमें से पास नहीं होते। तो इस किस्म की मेम्ब्रेन को हम डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, जो दूसरा कंपोनेंट है लिपिड्स का, बी, कोलेस्ट्रॉल। स्टीरॉल्स होते हैं, तो स्टीरॉल जो है ये एक ग्रुप है लिपिड्स का, उनमें सबसे कॉमन जो स्टीरॉल है वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल, अगरचे कोलेस्ट्रॉल जो है इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में। इट इज़ क्रूशल फॉर मेंटेनिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी। तो यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी जगह जगह इस तरह पड़े होते हैं इस लिपिड बायलेयर में, और इनका काम जो है वो क्या होता है कि ये एक तो ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को ये मेंटेन रखते हैं, यानी मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होगा इनकी वजह से, और दूसरा ये है कि ये मेम्ब्रेन को स्टेबल करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। तो ये हो गए दो किस्म के लिपिड्स और इनका रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फिर कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीसरा कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। द मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स अटैच टू लिपिड्स and proteins to form glycolipids and glycoproteins respectively. ये आप यहाँ पे देखें कार्बोहाइड्रेट्स नॉर्मली जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं। तो अगर ये लिपिड के साथ अटैच होंगे तो फिर इस पूरे कंपाउंड को हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो फिर ये मॉलिक्यूल बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। बोथ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स प्रोवाइड रिसेप्टर साइट्स, फॉर एग्जांपल हार्मोन रिसेप्टर साइट्स और HRS that receive different types of stimuli, receive nerve impulses and recognize antigens and food materials, thus informing the cell for response. ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इनके कई फंक्शंस हैं। मिसाल के तौर पे ये सिग्नल्स रिसीव करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, हार्मोन्स के लिए या फूड के लिए या किसी एंटीजन के लिए ये सिग्नल रिसीव करते हैं, और ये फिर आगे वो सिग्नल जो है वो पास होता है सेल तक, और सेल फिर उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड करता है। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं कि किस किस्म के स्टिमुलाई जो है वो ये रिसीव करते हैं। जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो भी इसी के थ्रू, या जो एंटीजेंस अगर अटैच हो गए तो एंटीजेंस भी वो रिकॉग्नाइज करता है सेल इन ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की मदद से। ठीक है, ये फूड मटेरियल हो गया। तो ये सारे जो एक्सटर्नल सिग्नल्स होते हैं वो इन ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के जरिए सेल रिसीव करता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोसाइटोसिस, that is phagocytosis, eating of the cell and
पिनोसाइटोसिस, ड्रिंकिंग ऑफ द सेल। एंडोसाइटोसिस ये वो प्रोसेस है जिसमें कि कोई सेल बाहर से कोई मटेरियल लेता है, जब अपना जो मेम्ब्रेन है वो उसके इर्द गिर्द जो है ऐसे लपेट लेता है और उस मटेरियल को वो मेम्ब्रेन के अंदर ले लेता है। ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है ये डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से बिल्कुल डिफरेंट है। उन प्रोसेसेस में तो मटेरियल को मेम्ब्रेन में से पास होना पड़ता है। यहाँ पे एंडोसाइटोसिस में जो मेम्ब्रेन है वो उसको एनगल्फ कर देती है, घेर लेती है मटेरियल को और ऐसे अंदर ले जाती है। अच्छा, एंडोसाइटोसिस की दो किस्में हैं यहाँ पे, फेगोसाइटोसिस जिसमें कि कोई सॉलिड मटेरियल जो है वो एनगल्फ होता है, और पिनोसाइटोसिस जिसमें कि कोई लिक्विड ड्रॉप्स जो हैं वो एंटर होते हैं सेल में। Thus glycolipids and glycoproteins act as cell surface markers। तो यहाँ पे ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का बताया हुआ है कि ये सरफेस मार्कर्स के तौर पे काम करते हैं। मार्कर जो है वो किसी भी सेल की आइडेंटिटी के लिए कोई स्ट्रक्चर होता है जिससे कि कोई मखसूस सेल जो है वो पहचाना जाता है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या फंक्शंस हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर, यानी चेंजिंग स्ट्रक्चर about 7 nm wide. It presents a barrier to the movement of ions and molecules, particularly polar या water soluble molecules such as glucose and amino acids। यानी ये जो है ओवरऑल एक बैरियर या एक रुकावट बनाता है इन मॉलिक्यूल्स की, पोलर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए, which are repelled by the non-polar hydrophilic lipids। आपको पहले बताया कि लिपिड के जो हेड्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं, तो वो नॉन पोलर मटेरियल को पास नहीं होने देते। दिस प्रिवेंट्स द एक्वियस कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम एस्केपिंग। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये जो फीचर है, ये इसलिए सेल के लिए बेहतर है कि सेल से कोई लिक्विड जो है वो आसानी से बाहर नहीं जा सकेगा। एक्वियस कंटेंट, लिक्विड मटेरियल वो आसानी से बाहर नहीं जा सकेगा, क्योंकि ये जो नॉन पोलर लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको बाहर नहीं जाने देंगे। Plasma membrane allows movement of materials such as waste substances like urea, uric acid, and useful substances like hormones, enzymes। इन मटेरियल्स की मूवमेंट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। It maintains a suitable pH and ionic concentration within the cell for enzyme activity। सेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक मखसूस pH की ज़रूरत होती है, और उसके अलावा कोई स्पेसिफिक आयनिक कंसंट्रेशन होती है, मुख्तलिफ आयन्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन होती है, तो एंजाइम्स वो काम करते हैं। तो उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है, क्योंकि ये जैसे आपको बताया कि ये मुख्तलिफ चीज़ों की एंट्री को रोकता है। तो इस वजह से कई ऐसी चीज़ें जिससे कि pH जो है वो अफेक्ट हो, वो एंटर नहीं हो सकती, या जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो अफेक्ट होता है, तो ऐसी चीज़ें या ऐसे आयन्स मज़ीद वो एंटर नहीं होते। इट जनरेट्स द आयनिक ग्रेडियंट्स एसेंशियल फॉर नर्वस एंड मस्कुलर एक्टिविटी। जो नर्व सेल्स होते हैं या जो मसल सेल्स होते हैं, तो उनमें जो मूवमेंट होती है नर्व इम्पल्स की नर्व सेल्स में, और फिर ये जो नर्व इम्पल्स है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल सेल्स में जाता है, तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करता है। जो नर्व इम्पल्स जाता है न्यूरॉन्स में, वो मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाता है। इसी तरह मसल्स जो नर्व इम्पल्स रिसीव करते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही रिसीव करते हैं। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।